हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था, नॉवेल की यूनिट के बाद मैं ड्रामा की यूनिट स्टार्ट करूंगी और आपके साथ जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं कई बार, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा मेरे सामने आ रही है कि आता तो है लेकिन लिखने जब बैठते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या लिखें। सारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो देखिए, इसका तरीका आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ बताऊंगी। ड्रामा की ये पहली क्लास है तो पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको कैसे इसको तैयार करना है ताकि आपको आंसर राइटिंग करने में आसानी हो। ठीक है। सबसे पहले अगर आप अपने सिलेबस को देखें, जैसे कि मेरे पास सिलेबस है तो मैं देख पा रही हूँ कुछ राइटर्स दिए हैं आपके। शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ड्राइडन, जीबी शॉ, गैल्सवर्दी, हैरोल्ड पिंटर, यूजिन ओ नेल, आर्थर मिलर एंड गिरीश कर्नाड। बहुत ही कम प्ले राइट हैं जिसमें कि सभी प्ले राइट के एक एक प्ले ही प्रेस्क्राइब्ड हैं केवल शेक्सपियर के अलावा, जिसमें आपको एक ट्रेजेडी पढ़नी है, ट्वेल्थ नाइट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये कॉमेडी आपको पढ़नी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजी कॉमेडी का एक एग्जाम्पल है आपके लिए। तो आपको देखिए इन सभी को थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ना है। कैसे डिवाइड करके पढ़ना है? पहले तो आप ये डिवाइड कर ले कि इसमें से कौन से ब्रिटिश प्ले राइट हैं और कौन से अमेरिकन प्ले राइट हैं, कौन से इंडियन प्ले राइट हैं। तो यदि आप देखें तो यूजिन और नेल और ऑर्थर मिलर आपके दो राइटर हैं जो कि अमेरिकन हैं। ओके। इसके अलावा गिरीश कर्नाड इंडियन हो जाते हैं। ठीक है। पहले तो आपको ये करना है, डिवाइड कर लेना है, जिससे आपको आइडिया हो कि कितने राइटर ब्रिटिश में, कितने राइटर इंडियन में, कितने अमेरिकन में। इंडियन में केवल एक है, अमेरिकन में आपके दो है। और यदि मैं ब्रिटिश की बात करूं तो ब्रिटिश में आपके टोटल 6 राइटर्स हैं। ओके, ब्रिटिश प्ले राइट टोटल 6 हैं। ओके, अब प्ले आप काउंट करके लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आपको दूसरा काम जो करना है वो ये करना है कि सिलेबस जब आपने प्रिंट आउट निकाला होगा तो आप सभी प्लेस के आगे, जैसे अगर मैं शेक्सपियर की बात करूं तो शेक्सपियर की प्ले को आप, प्ले की रिटन डेट आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? रिटन डेट। पब्लिकेशन डेट नहीं लिखनी है क्योंकि पब्लिश बाद में हुए थे, फोलियो के फॉर्म में आए थे, तो पब्लिकेशन ईयर अलग है। लेकिन रिटन डेट आपको पीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी मैच करने को आएगी और यहाँ पे भी आपको यही लिखना है ब्रैकेट में। ठीक है। लेकिन जब आप आगे की जो प्ले देखते हैं, जैसे बेन जॉनसन, ड्राइडन, इन सब के प्ले को आप देखेंगे तो उनकी पब्लिकेशन डेट आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? पब्लिकेशन डेट। तो इसको आप सिलेबस में ही काम कर लीजिए। दूसरा आपको सिलेबस में ये काम करना है कि ये जो प्ले हैं इनके टाइप लिखने हैं। ठीक है। किस टाइप के प्ले हैं ये आप अपने नोट्स में लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेजिडी है कि कॉमेडी है कि ट्रेजी कॉमेडी है। एवरी मैन इज इन इज ह्यूमर, ये एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का एग्जाम्पल है। ऑल फॉर लव रेस्टोरेशन ट्रेजिडी है। आर्म्स एंड द मैन ये कैसा प्ले है? ये ड्रामा ऑफ आइडियाज की कैटेगरी में आता है। अगर हम द बर्थडे पार्टी की बात करें तो एब्सर्ड ड्रामा का एक टाइप है। द हेरी एप एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है। तो ये सब आपको पॉइंटर्स लिखने हैं। अब बात करें कि भाई आंसर राइटिंग करनी है, हम कैसे शुरू करें, कैसे इसको स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए, आंसर राइटिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कंटेंट। आपके पास क्या होना चाहिए? मटेरियल, या हम कह सकते हैं जो आपका स्टडी मैटर है ना, जो आपका स्टडी जो मैटर है, जो आप लाइक नोट्स जो है आपके पास, वो होने चाहिए। ओके। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोगों ने एलटी प्री में जो भी नोट्स पढ़े हैं, जिसके लिए मैंने जो देखा है या स्टूडेंट्स को जो मैंने सजेस्ट किया है, तो इसके लिए आप में से कुछ लोगों ने सुधीर कुमार अरोरा सर की बुक पढ़ी है। ओके। आप में से कुछ लोगों ने डॉक्टर रंजीत सर की बुक पढ़ी है। ओके। रंजीत सर की बुक पढ़ी है आप में से किसी ने डायरेक्ट विकिपीडिया से समरी निकाली है, वहां से नोट्स पढ़े हैं। राइट। आप में से किसी ने लिट चार्ट से समरी पढ़ी है या स्पार्क नोट से। तो ये कुछ सोर्सेस थे जहां से आपने समरी पढ़ी है और कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। जैसे फैक्चुअल डेटा की बात करें तो विकिपीडिया से आपने पढ़े हैं, या अरोरा सर की या रंजीत सर की बुक से आपने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। और अगर समरी की बात करूँ तो लिट चार्ट्स में आपको बहुत अच्छी समरी मिली है। अब देखिए, अब आप लोग जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप लोग इन चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, आपने जो पिछला जो आपका जो इसने बेस बनाया था उसको आप नहीं पढ़ेंगे, तो आंसर राइटिंग आप कैसे करेंगे? तो आपको अपने प्रीवियस नॉलेज को जोड़ना है।
आपको अपने प्रीवियस नॉलेज को किससे जोड़ना है, करेंट नॉलेज से जोड़ना है, और तब आप आंसर राइटिंग करना आपको स्टार्ट करना है, राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात ये है कि आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि जब हम पढ़ रहे हैं तब तो सब समझ में आ रहा है, जब लिखने बैठ रहे हैं तो सब कुछ भूल जा रहा है। तो जैसे अगर मैं बात करूं आंसर राइटिंग में, तो आपके देखिए दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो आएगा 125 वर्ड्स का और दूसरा आएगा 200 वर्ड्स का। तो अगर मैं बात करूं नॉवेल की या ड्रामा की, या हम कह सकते हैं जो पूरा लिटरेचर पार्ट है, पोइट्री, प्रोज, इनमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आएंगे लॉन्ग में। ओके, जब आपके थीम बेस्ड या कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपके लॉन्ग में आएंगे। लेकिन अगर कोई टर्म वाइज क्वेश्चन बने, जैसे टर्म से क्वेश्चन बन गया, जैसे ट्रेजेडी, डिफाइन ट्रेजेडी, या राइट अ नोट ऑन एब्सर्ड थिएटर, तो ये हो सकता है आपका 125 वर्ड्स में बन जाए। तो आपको इस यूनिट को आपको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे टर्म्स को, जैसे रिनेसा दिया है, न्यू क्लासिसिज्म दिया है, या मॉडर्निज्म दिया है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि आप एज को कनेक्ट करिए जो भी वर्क प्रेस्क्राइब्ड है। आप सिर्फ वर्क को मत पढ़िए, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी थोड़ा पता होना चाहिए, हिस्ट्री को आप नटशेल में पढ़िए, ठीक है। इसमें देखिए फायदा क्या होगा, आपका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जैसे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहां पे भी बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, जब आप आंसर लिखने बैठते हैं तो आप वैसे तो बल्क में चीजें याद करते हैं, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो आप चीजें भूल जाते हैं। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि आप कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं या आप कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, सपोज दैट कि जैसे मैं आज आपके लिए एक लेक्चर लेके आई हूँ, तो आपको जो जो पॉइंट्स यहाँ पे नए लग रहे हैं या जो जो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको पॉइंटर्स में बनाते जाइए। क्या आपको करना है, पॉइंटर्स में लिखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज आपको जैसे आप एक कॉपी लीजिए, मार्जिन बना के लिखिए और ब्लैंक पेज का ही यूज करिए, ताकि आपकी आंसर राइटिंग में भी वो हेल्प करे, हैंड राइटिंग बनाने में भी हेल्प करे। ऐसे आप या एरो बना के इस तरह आप लिखते जाइए। तो आपके पास जब आप 1 घंटे की कोई क्लास खत्म करेंगे या आप अपने आधे घंटे पौने घंटे एक नोट्स पढ़ा, तो आपके पास लगभग 10 से 15 या उससे ज्यादा कुछ पॉइंटर्स हो जाएंगे। नोट्स या शॉर्ट नोट्स जैसे हम कहते हैं वो हो जाएंगे। तो फिर आपके माइंड में पॉइंट्स होंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों को इलेबरेट करना है। जैसे आप लोग ने ग्रेजुएशन या एमए में किया है कि आप लोग हेडिंग याद करके चले जाते थे या कुछ पॉइंट्स को याद करके चले जाते थे और उसी को इलेबरेट कर देते थे, तो आपको यही काम आंसर राइटिंग में भी करना है। ओके, ये आपको पॉइंट्स हो गया। जैसे अगर यहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैकबेथ की स्टोरी क्या है, किसने मैकबेथ लिखा है, ठीक है। सारा आपको प्लॉट पता होना चाहिए, मैकबेथ में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर अब बात हो गई मैकबेथ को एज अ ट्रेजिक हीरो आप बताएं, तो अगर आप ट्रेजिक हीरो की कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं जानते, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है ट्रेजिक हीरो होता क्या है, तो आप कैसे मैकबेथ को कनेक्ट करेंगे एज अ ट्रेजिक हीरो। तो यहाँ पे देखिए आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ये आपका बैकग्राउंड नॉलेज है। अब अगर हम ट्रेजिक हीरो की बात करें तो आपने पढ़ा होगा एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल जिन्होंने ट्रेजेडी को टर्म के बारे में डेफिनेशन दी थी, है ना, पोएटिक्स में, उन्होंने ट्रेजिक हीरो के बारे में भी बात करी है। ओके, ये जैसे हम बात करें जो शुरुआती जो हम देखते हैं बातें, शुरू में जब लिखा गया ट्रेजेडी, और जब पहले की जो हम ट्रेजेडी की बात करें तो पोएटिक फॉर्म में ही लिखी जाती थी, वर्स फॉर्म में ही लिखा जाता था प्ले, ग्रीक प्ले राइट्स जो लिखते थे उनके लिए इन्होंने बात करी है। लेकिन जब हम शेक्सपियर की बात करें तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है ट्रेजिक हीरो में। तो हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो हम शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जिसके कई सारे पॉइंट्स आपको एरिस्टोटल के भी ट्रेजिक हीरो में मिल जाएंगे। तो अब आपको उन सभी पॉइंटर्स को याद करने हैं, लिखने हैं कि क्या क्या पॉइंट्स थे। तो देखिए पहला पॉइंट जो एरिस्टोटल ने बताया था वो क्या है कि हीरो जो है वो नोबल क्लास से होना चाहिए। लेट मी जस्ट शो यू अ ब्लैंक पेज, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो जैसे पहला क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो हीरो है वो नोबल क्लास का होना चाहिए, ठीक है, नोबल बर्थ का होना चाहिए, मतलब हाई क्लास का होना चाहिए। दूसरा क्या पॉइंट बताया है एरिस्टोटल ने, ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए। ट्रेजिक फ्लॉ को इन्होंने नाम क्या दिया, हेमार्शिया, या हम इसे कह सकते हैं एरर इन जजमेंट। क्या कह सकते हैं, एरर इन जजमेंट।
ओके। आपको किसी भी वर्ड में आपको स्पेलिंग एरर नहीं करनी। दूसरा, थर्ड इन्होंने जो पॉइंट बताया कि जो हीरो है, ट्रेजिक हीरो, वो एक एमोरल पर्सन होना चाहिए। एमोरल पर्सन क्या होता है? ये नीदर टू गुड होना चाहिए, नीदर टू गुड नॉट टू बैड। देखिए यहाँ पे आज मैं आपको बहुत ही स्लो पढ़ा रही हूँ, उसका रीजन ये है कि आपको मैं सिखा रही हूँ कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है। ओके। फोर्थ पॉइंट होना चाहिए कि जो हीरो है उसका फॉल होना चाहिए प्रॉस्पेरिटी से मिजरी में। ठीक है, जो प्रॉस्पेरिटी से उसकी सिचुएशन मिजरी में होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो है उसका डाउनफॉल जो है वो सिर्फ बाय फेट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए एरर ऑफ जजमेंट के कारण। किसके कारण? एरर ऑफ जजमेंट के कारण। ओके, ना कि सिर्फ फेट के कारण। सिर्फ फेट के कारण नहीं होना चाहिए बल्कि एरर ऑफ जजमेंट के कारण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट और हैं जो एरिस्टोटल ने बताए हैं। पहला है देखिए पेरिपेशिया। पेरिपेशिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेरिपेशिया मतलब क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। दूसरा जो टर्म है वो है एनोग्नोसिस। इसकी स्पेलिंग आप देखिए, एनोग्नोसिस। इसका मतलब क्या होता है? रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ। ओके, रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ या डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पेरिपेशिया और एनोग्नोसिस कभी कभी साथ साथ होता है पैरेलल लेवल पे, या कभी कभी 1 by 1। और इन सभी पॉइंट्स के कारण क्या होता है? लास्ट में क्या पॉइंट आता है? कैथारसिस। लास्ट में क्या आता है? कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? परगेशन ऑफ इमोशंस। ठीक है, परगेशन होता है किसके कारण? ड्यू टू पिटी एंड फियर। ठीक है, पिटी एंड फियर के कारण परगेशन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एरिस्टोटल के हीरो में। और यहाँ पे एरिस्टोटल ने जो एग्जाम्पल दिया है वो किसका दिया है? एडिपस रेक्स का। जस्ट अ मिनट, क्या दिया है? एडिपस रेक्स का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। एडिपस रेक्स आप जानते ही हैं, प्ले है। ओके, एडिपस रेक्स। ओके, तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे जब भी आपसे ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट पूछा जाए। अगर क्वेश्चन ये बन जाता है डिफाइन ट्रेजिक हीरो, तो इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो की। तो शेक्सपियर में आपको हमेशा हॉकम को याद रखना है। हॉकम मतलब हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला है शेक्सपियर ने, कि जो हीरो है वो क्या होना चाहिए? एक हाई रैंक का व्यक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई रैंक का। जैसे कि हम देखते हैं कि ओथेलो जैसे एक जनरल थे, ठीक है, जनरल की रैंक पे थे। मैकबेथ क्या थे? किंग। मैकबेथ एक आप कह सकते हैं एक हाई पोजीशन पे थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें किंग लियर की, तो वो क्या थे? किंग थे। हैमलेट प्रिंस की एक स्टेट पे थे। ठीक है, मैकबेथ की हम बात करें तो थेन ऑफ कॉर्डर होते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे थे ये। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? मैकबेथ के अंदर देखिए एम्बिशन है, किंग लियर के अंदर जेलसी है, हैमलेट के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, इनडिसीजन है। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे बच जाता है ओथेलो। ओथेलो के अंदर हमने बताया जेलसी है। ठीक है, हैमलेट के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन या इनडिसीजन है। मैकबेथ के अंदर प्राइड भी, सॉरी, एम्बिशन है। और किंग क्लियर के अंदर क्या है? प्राइड है। और दूसरा ये किसी की बात को भी बहुत इजीली बिलीव कर देते हैं। ठीक है, इनको कॉर्डिलिया की बातों पे ट्रस्ट नहीं होता बल्कि अपनी जो बागी जो डॉटर्स हैं उनकी बातों पे यकीन हो जाता है। ठीक है, तो हम इनके अंदर जो देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि प्राइड है इनके अंदर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ट्रेजिक फ्लॉ है सबके अंदर। दूसरा इन्होंने एक और पॉइंट बताया है शेक्सपियर ने, कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या होगा? हमेशा हीरो के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैकबेथ को जब 3 विचेस ग्रीट करती हैं और उसको ये बोलती हैं कि एज अ मतलब होने वाले किंग के रूप में जब ग्रीट करती हैं, तो उसका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी जो
एम्बिशंस थी वो सामने आ जाती है। उसका एक उसकी ड्यूटी क्या है और उसको चाहिए क्या, उसके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें मिलता है शेक्सपियर के प्ले में वो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं उनका इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए आप अपने आंसर में तो 5 से 6 पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, सब तो नहीं इंक्लूड कर सकते, तो आप कॉमन पॉइंट को ही इंक्लूड करेंगे। डाउनफॉल जो होगा वो इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हीरो को अपनी डेथ के पहले रियलाइज हो जाता है। ये शेक्सपियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। हीरो रियलाइजेस हिज मिस्टेक बिफोर हिज डेथ। ओके, और जब हीरो की डेथ होती है तब तक वो सब कुछ एक मतलब मॉरल ऑर्डर में हर चीजों को कर देता है। ठीक है, ऑडियंस को पिटी और फियर की फीलिंग आती है, मॉरल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये देखिए कुछ पॉइंट्स आपको मिल गए कि शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो में क्या पॉइंट थे और एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या पॉइंट थे। अब हम आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखने के लिए देखिए आपको कंटेंट मिल गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या लिखना है। इसके बाद जो आप नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, जैसे यहाँ से समरी से आपने बहुत सारे पॉइंटर्स निकाले, अब आप नेक्स्ट जो काम करेंगे वो काम करेंगे कोटेशंस इंक्लूड करना। आपके नोट्स में अगर मैं बात करूँ हर वर्क से, तो अगर शेक्सपियर से बात करूँ तो एटलीस्ट आपको 4 कोटेशन या मिनिमम 3 कोटेशन तो निकालनी है, क्योंकि ये ईजी है, आपके लिए याद करनी आसान है। मैं आपको आंसर में ऑलरेडी कोटेशंस दूंगी और जो नोट्स है उसमें भी कोटेशंस इंक्लूड होंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करूँ जैसे बेन जॉनसन की है या हम बात करें गैल्स वर्दी की, हेरोल्ड पिंटर की, तो हेरोल्ड पिंटर में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। जो नए प्ले हैं आपके लिए, जो आपने सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े नहीं है, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप ये काम करिएगा, कोई भी कोटेशंस आप पढ़ें तो आप 1 लाइन या 2 लाइन की कोशिश करिएगा कि 1 से 1.5 लाइन की वो कोटेशन हो। बहुत अगर आपको लग रहा है कि उसका जो मीनिंग है वो 1 लाइन के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप 1 लाइन की कोटेशन लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1 लाइन में मीनिंग ही नहीं समझ में आई, तो आप क्या करें, अगर बाई चांस आप भूल जाएँ, तो सपोज दैट ये लाइन स्टार्ट हुई और यहाँ पे आपने कुछ वर्ड भूल गए, तो आप क्या करेंगे, 3 डॉट लगाएँगे, ऐसे डैश लगाएँगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे और कोटेशन खत्म करेंगे। तो ये देखिए कुछ तरीके होते हैं, आपको ये हेल्प करते हैं जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, राइट। तो चलिए बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं हम आंसर। आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए कि आपको कैसे करना है। आप में से किसी भी लोगों को, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे लाइव क्लास की ज़रूरत है और इतना ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, तो मैंने क्लास स्टार्ट करी है। शाम को हम करते हैं 1 घंटे की क्लासेस, उसमें कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं। तो अगर आप रेगुलर रह सकते हैं, डेली अगर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डेली लिखने के जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, अगर आप वो रोज कंप्लीट करके दिखाएंगे तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उससे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्लास नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं केवल नोट्स या आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। क्वेश्चन है डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रैजिक हीरो। जिसमें मैकबेथ के आपको कंटेंट पता होना चाहिए, समरी, कैरेक्टर्स और ट्रैजिक हीरो के पॉइंट्स। आंसर लिखेंगे हम 5 पार्ट में। पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन, फिर आपको मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी जो आपके आंसर की होगी, मेन बॉडी में आप पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे। छोटा छोटा पैराग्राफ लिखेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लिखेंगे, और फिर आप कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका अगर स्ट्रक्चर होगा तो आपका आंसर टू द पॉइंट होगा, स्ट्रक्चर भी सही होगा और मार्क्स भी आपको अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका छोटा होना चाहिए, 4 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और आपका कंक्लूजन भी उन सभी पॉइंट्स को कवर करे जो आपने मेन बॉडी में लिखा है। ओके, Macbeth, written 1606 by William Shakespeare, is a profound exploration of ambition, moral conflict and human frailty. क्या पॉइंट्स हैं कि मैकबेथ जिसकी रिटन डेट है 1606 बाय विलियम शेक्सपियर, ये एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है एम्बिशन का, मोरल कॉन्फ्लिक्ट जो कि मैकबेथ के अंदर होता है, और ह्यूमन फ्राइल्टी की, ह्यूमन जो है वो कितना ज़्यादा उसके अंदर फ्राइल्टी है, वो तुरंत कोई भी चीज़ उसके सामने आए जो उसे एल्योर करे, वो तुरंत उसी के सामने अनकंट्रोलेबल हो जाता है। Among Shakespeare's great tragedies, Macbeth stands out as a powerful study of a hero whose noble qualities are gradually corrupted by unchecked ambition. अब देखिए शेक्सपियर की जितनी भी ग्रेट ट्रेजेडी है उसमें हम देखते हैं कि जो मैकबेथ है
मैकबेथ आप जब भी लिखेंगे, आप प्ले को जब लिखेंगे तब आप अंडरलाइन करेंगे, कैरेक्टर के लिए आप अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो मैकबेथ एक ऐसे एक हीरो की एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि हीरो की जो नोबल क्वालिटीज है वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करप्ट हो जाती है अनचेक्ड एम्बिशन के कारण। ओके, द प्ले फॉलोज द राइज एंड फॉल ऑफ मैकबेथ। ये प्ले फॉलो करता है क्या चीज, राइज एंड फॉल ऑफ मैकबेथ, और प्रेजेंटिंग हिम एज अ क्लासिकल एरिस्टोटेलियन ट्राजिक हीरो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। हुज डाउनफॉल इवोक्स पिटी एंड फियर, जिसका डाउनफॉल पिटी और फियर को इवोक करता है। ठीक है, अब आप देखिए जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप, मैंने इसमें आंसर आज हेडिंग वाइज इंक्लूड किया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो जब आप देखिए क्वेश्चन का जब आपको लिखना है नंबर, तो देखिए ये 1 ऐसे लिखा जाएगा। ये आपको ऑलरेडी प्रिंट मिलेगा आपकी एग्जाम की शीट में, जो आपको आंसर शीट मिलेगी। लेकिन जब आप अपने आंसर लिखेंगे और उसमें जब पॉइंट्स लिखेंगे तो वो आप ऐसे लिखेंगे रोमन में, और इन सभी पॉइंट्स को आप रोमन में ही इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 1 लिखा, क्वेश्चन में भी 1 लिखा है और आपने यहाँ भी 1 लिखा, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा, जब ये 1 लिखेंगे ये आपका मार्जिन के अंदर होना चाहिए, मार्जिन के बाहर नहीं। ओके, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पहला जो है वो है नोबल स्टेटस एंड हीरोइक क्वालिटीज। क्या होना चाहिए, जो जैसा मैंने आपको बताया नोबल होना चाहिए और इसके अंदर हीरोइक क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं बिगनिंग ऑफ द प्ले में, एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ करेजियस एंड लॉयल जनरल इन द सर्विस ऑफ किंग डंकन। शुरुआत में मैकबेथ को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब हमारे सामने, तो एक करेजियस व्यक्ति होता है, लॉयल जनरल होता है जो किंग डंकन की सेवा में होता है। ही हैज अर्नड ऑनर ऑन द बैटलफील्ड, उन्होंने उसने बहुत सारे ऑनर जीते हैं, रेस्पेक्ट कमाया है बैटल फील्ड में। एंड इज हाईली रेस्पेक्टेड इन स्कॉटलैंड। सभी प्ले के आगे आप ये भी लिख लेंगे कि ये कहाँ की स्टोरी है। जैसे हैमलेट डेनमार्क की है, मैकबेथ स्कॉटलैंड की, आपको लिखना है। तो जब शुरू में जब ये आते हैं तो डंकन उन्हें प्रेज करते हैं, क्या कहते हैं, ओ वैलियंट कजिन वर्दी जेंटलमैन। तो शुरुआत में देखिए ये एक वर्दी जेंटलमैन होते हैं। तो ये जो शुरुआत की लाइन है ये स्टैब्लिश करती है मैकबेथ के नोबल स्टेचर को। एन इजेंशियल ट्रेट ऑफ अ ट्राजिक हीरो, जो कि ट्राजिक हीरो का एक इजेंशियल ट्रेट है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, वो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है, बट अ फिगर ऑफ हाई रैंक, लेकिन वो फिगर है, हाई रैंक के व्यक्ति हैं। एंड अ ग्रेट प्रॉमिस, और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सब क्या क्या अपनी इमेज बनाई है, एक प्रॉमिसिंग फिगर है। His bravery, loyalty and sense of duty make his eventual fall deeply tragic। ये क्यों सेट किया जा रहा है, ये पहले एक भूमिका क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि जो इनका शुरू का जो एक इम्प्रेशन रहता है ब्रेवरी, लॉयल्टी और जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, इसके कारण जो इनके साथ जो ट्रेजिडी होती है, जो इनका इवेंचुअल फॉल होता है वो बहुत ट्रेजिक हो जाता है। सब उसके लिए अफसोस जताते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे व्यक्ति नहीं होते, एक अच्छे व्यक्ति शुरू में नहीं दिखाया गया होता इन्हें, तो इनकी ट्रेजेडी पे कोई ऐसा इमोशन फील ही नहीं करता। ओके, पिटी और फियर फील ही नहीं करता। नेक्स्ट देखिए आपको लिखना है ट्रेजिक फ्लॉ। जैसे मैंने आपको बताया था इन सभी पॉइंट्स को अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपको आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ट्रेजिक फ्लॉ, ट्रेजिक फ्लॉ क्या है इनका, वॉल्टिंग एम्बिशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉल्टिंग एम्बिशन। द सेंट्रल कॉज ऑफ मैकबेथ डाउनफॉल इज ट्रेजिक फ्लॉ, जो कि एम्बिशन है। Although the witches prophesies that he will become king। देखिए हालांकि विचेस प्रोफेसी करती हैं, प्रोफेसाइज के अब स्पेलिंग ध्यान रखेंगे क्या लिखना है, प्रोफेसाइज मतलब भविष्यवाणी करती हैं, दैट ही विल बिकम किंग। लेकिन इट इज हिज ओन एम्बिशन, लेकिन ये उसकी खुद की एम्बिशन होती है, दैट ड्राइव्स हिम टुवर्ड क्राइम। आपको ये बात याद रखनी है कि विचेस उसे कभी भी नहीं कहती कि तुम्हें ये एक्शन करना है, विचेस उसे कभी भी नहीं कहती कि तुम्हें डंकन को मारना है। ये मैकबेथ की खुद की एम्बिशन होती है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती हैं। उसके खुद की हम कह सकते हैं ना, जैसे हर व्यक्ति के अंदर देखिए शैडो पार्ट होता है। आप सबने पढ़ा होगा साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, अगर आपने पढ़ा, साइकोलॉजिकल थ्योरी पढ़ा अगर, तो वहां पे शैडो का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी पर्सनालिटी है उसमें देखिए एक होता है सेल्फ, ठीक है, एक होता है एनिमा, एनिमस, ठीक है, एक होता है पर्सोना और एक होता है शैडो। पर्सोना क्या होता है, जो हम लोगों के आगे एक हम कह सकते हैं एक फेस बनाते हैं, फेस बनाते हैं इन द सेंस जो हमारी एक इमेज होती है लोगों के सामने, है ना, हमारा जो एक रोल होता है। जैसे मैं एज अ टीचर आपके सामने हूँ तो मेरा जो रोल है वो अलग है।
अकॉर्डिंग टू रूल हर व्यक्ति का जो बोलने का तरीका है या जो प्रेजेंट करने का अपने को तरीका है, या हम कह सकते हैं मुखौटा जो है वो बदल जाता है। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ इन जितनी भी क्वालिटीज है उसे मिला के जो एक व्यक्ति का ओवरऑल जो पर्सनालिटी उसे हम सेल्फ बोलते हैं, ठीक है। एनिमा और एनिमस क्या होता है? एनिमा और एनिमस ये दोनों क्वालिटीज उन क्वालिटीज को बताता है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर फीमेल क्वालिटीज होती हैं, किसी के अंदर मेल क्वालिटीज होती है, तो उन्हें ही एनिमा और एनिमस रेफर करता है। हर मैन के अंदर कुछ फीमेल क्वालिटीज होती है, हर फीमेल के अंदर कुछ मेल क्वालिटीज होती है, तो उसे एनिमा एनिमस बोलते हैं। और शैडो वो पार्ट होता है जो हर व्यक्ति से छिपा रहता है। जैसे जैसे हमारे अंदर कुछ हमारी एम्बिशंस होती हैं, कुछ हमारे एक ऐसा हमारा चेहरा होता है जो हम दूसरों को दिखाना नहीं चाहते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैकबेथ का भी ये शैडो पार्ट है कि उसकी एम्बिशन ये है कि वो एक राजा बने और वो क्राइम करने पे मजबूर कर देता है। उसकी ये जो बुरा जो पार्ट है वो शैडो पार्ट है। ही ऑनेस्टली कन्फेस इज इनर वीकनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, इसको आप इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। I have no spur to prick the sides of my intent, but vaulting ambition which overleaps itself। क्या कह रहे हैं कि मेरे जो इंटेंट है उसके उसके लिए मेरे अंदर कोई स्पर नहीं है, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसके वजह से जिसकी वजह से जो इनके इंटेंशन है वो रुक जाए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये एक मेटाफोरिकल सिचुएशन है, मेटाफर है। ये जो स्पीच है ये आता है एक्ट 1 सीन 7 में, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, एक्ट 1 सीन 7 का ये स्पीच है। ओके, ये आपको यहाँ पे 1 ऐसे लिखना है, ठीक है, और सीन को आप रोमन में लिखेंगे। ओके, तो ये कहते हैं अपनी सिचुएशन को ये कनेक्ट करते हैं किससे? हॉर्स से, हॉर्स राइडिंग से। ओके, जैसे हॉर्स राइडिंग में क्या होता है, जैसे हमारा जो इड पार्ट होता है, जो हम चाहते हैं, जो हमारी जो ख्वाहिशें होती है वो हॉर्स के जैसी होती है, और जो हमारा ईगो पार्ट होता है वो क्या होता है, उसे उसके ऊपर कंट्रोल करता है। तो ये कहना है कि हमारे अब मेरे अंदर कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं है जो मेरे इस इंटेंशन को, जो मेरा इरादा है उसे रोक सके। ओके, और इनका इंटेंट क्या है? मर्डर करने का, डंकन के मर्डर करने का जो इरादा है इसे कोई रोक नहीं सकता। बल्कि एक ही चीज है इनके अंदर और वो क्या है? वॉल्टिंग एम्बिशन, जो कि इस काम को रोकने की बजाय और ज्यादा क्या है, उसे काम को करने के लिए प्रेरित कर रही है। ओके, तो दीज लाइन्स रिवील्स हिज सेल्फ अवेयरनेस। ये लाइन्स जो है उसकी सेल्फ अवेयरनेस को दिखाती है। क्या दिखाती हैं? मैकबेथ नोज दैट मर्डरिंग डंकन इज मॉरली रॉन्ग, कि मैकबेथ खुद जानता है कि डंकन को मर्डर करना मॉरली रॉन्ग है। येट हिज डिजायर फॉर पावर ओवर पावर्स हिज कॉन्शियंस, लेकिन उसका जो डिजायर, इसकी जो डिजायर है पावर के लिए, वो इसकी जो चेतना है, जो इसका जो ये हम कह सकते हैं जो उसकी इनर कंसाइंस है उसको वो रोक रही है। ठीक है, राइट। तो देखिए यहाँ पे कॉन्शियस जो है इसकी आप स्पेलिंग को याद रखेंगे। कई बार टीजीटी पीजीटी में करेक्ट स्पेलिंग जब पूछी जाती है तो वहां पे पूछा जाता है CONSCIENC। कॉन्शियस मतलब क्या होता है? योर इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को बताती है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इनके अंदर कोई गिल्ट नहीं आता है, इनकी जो डिजायर है वो इस गिल्ट को भी रोक देती है। अनलाइक अ विलन हु डिलाइट्स इन एविल, और ये देखिए विलन तो है नहीं जो कि जब कोई बुरा काम करता है तो उसे खुशी मिलती है। मैकबेथ स्ट्रगल्स इंटरनली, मैकबेथ क्योंकि हीरो है, ट्रैजिक हीरो है, वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल करता है, विच मेक्स हिम अ ट्रैजिक रेदर देन अ प्योरली एविल कैरेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक एमोरल पर्सन होता है, नीदर टू गुड नॉर टू बैड। ये एक कोई बुरे पर्सन नहीं, विलन नहीं है, जिसके कारण जब ये कमिट करते हैं, ये क्राइम मर्डर करते हैं, तो ये कभी भी अच्छे से नहीं रह पाते, इंटरनली स्ट्रगल होता रहता है, जिसके कारण ये ट्राजिक कैरेक्टर बन जाते हैं बजाय कि प्योरली एविल कैरेक्टर के। राइट, तो ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड है रोल ऑफ सुपरनेचुरल एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए इस प्ले में विचेस का बहुत अहम रोल है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया सकता है रोल ऑफ विचेस। तो देखिए लेंदी आंसर में तो मुझे उम्मीद कम है, लॉन्ग आंसर में कि आपसे पूछा जाए, बट आपको अलग से रोल ऑफ विचेस का आंसर मिल जाएगा, मैं PDF शेयर कर दूंगी। ओके, द विचेस प्ले अ कैटलिस्टिक रोल बाय अवेकनिंग मैकबेथ्स हिडन डिजायर। अब देखिए जैसे कि आप में से कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि पैसा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ठीक है। कई बार बहुत लोगों का मन ये होता है कि चाहे किसी भी तरीके से कमाए, पैसा कमाए, लेकिन हम उसे रिवील नहीं करते। आपके आगे अगर कोई ये बोल दे कि भाई तुम तो
बहुत बड़े आदमी बनोगे, ठीक है, बहुत बड़े आदमी बनोगे। और आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे सामने एक ऑप्शन दिखे कि आप बड़े आदमी बन सकते हो, लेकिन वो तरीका गलत हो। अब क्योंकि आपने एक प्रोफेसी सुन ली है कि आप बड़े आदमी बनोगे, तो आपके अंदर की जो डिजायर है वो कहीं ना कहीं एक तरीका ढूंढ लेगी, चाहे वो गलत तरीका हो चाहे सही तरीका हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैकबेथ के अंदर भी एक एम्बिशन थी कि उन्हें राजा बनना है, किंग बनना है। उनकी ये हिडन डिजायर थी। लेकिन जब विचेस प्रोफेसी करती हैं तो ये मैकबेथ की जो हिडन डिजायर है वो जग जाती हैं। जब मैकबेथ मिलते हैं विचेस से, तो ये ग्रीड करती हैं, क्या करती हैं, ऑल हेल मैकबेथ दैट शैल बी किंग हियर आफ्टर। ठीक है, इनके जो ग्रीटिंग है कि किंग हियर आफ्टर मतलब होने वाले जो किंग है उनको ग्रीट कर रही हैं। इसके कारण क्या होता है, मैकबेथ के मन में एक एम्बिशन का सीड जन्म ले लेता है। However, they do not force him to act, लेकिन वो कभी भी उसे फोर्स नहीं करती कोई भी एक्ट करने का। ये चॉइस तो उसकी ही रहती है, मैकबेथ की ही रहती है। अब इसमें लेडी मैकबेथ भी जब इनका साथ देती हैं, लेडी मैकबेथ फर्दर strengthens his resolve by questioning his courage and manhood। जब ये लेडी मैकबेथ से ये बात बताते तो लेडी मैकबेथ भी इनको एनकरेज करती हैं बजाय कि समझाने के। और जब ये डाउट कर रहे होते कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, तो लेडी मैकबेथ क्या करती हैं, उसके मैनहुड पे सवाल उठा देती हैं, करेज और मैनहुड पे सवाल उठा देती है। सो नाउ हिज टॉर्म बिटवीन एम्बिशन एंड मॉरलिटी, अपने एम्बिशन और मॉरलिटी के बीच ये फंस जाते हैं। एंड ही अल्टीमेटली चूजेस एविल दैट लीड्स टू हिज मॉरल डिसइंटीग्रेशन, जिसके कारण इनका मॉरल डिसइंटीग्रेशन होता है। ओके, नाउ लेट्स सी फोर्थ पॉइंट, डाउनफॉल एंड ट्रेजिक रियलाइजेशन। क्या होता है इनका, डाउनफॉल होता है, ट्रेजिक रियलाइजेशन होता है। जब इन्होंने ये क्राइम कर दिया तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, फिर होगा डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। तो देखिए, आफ्टर डंकस मर्डर नाउ मैकबेथ इज कंज्यूम्ड बाय फियर एंड गिल्ट। इनके मन में क्या हो जाता है, क्योंकि वो विलेन नहीं है तो इनके मन में फियर रहता है, गिल्ट होता है, और वो गिल्ट इन्हें अपने सामने दिखता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आप और इंक्लूड कर सकते, कोटेशन अगर आप चाहें तो। जब इनकी जो हिडन डिजायर है, इसके बाद एक सीन आता है, जब ये पैलेस जाते हैं तो एक सीन होता है जिसका नाम है डैगर सीन, राइट। तो डैगर सीन की भी आप लाइन इंक्लूड कर सकते हैं कि जो इनकी एम्बिशन है, हिडन एम्बिशन, जो ये चाहते हैं वो इनके सामने दिखने लगते हैं, इनको हेलुसिनेशन होता है, तो डैगर सीन की भी आप लाइंस इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ डाउनफॉल एंड ट्रेजिक रियलाइजेशन में आप इंक्लूड करेंगे बैंको का, जब ये मर्डर करते हैं उसके बाद बैंको का गोस्ट दिखने लगते हैं, मैकडफ की फैमिली का मर्डर करते हैं, तो आपको उस सारी चीजों को दिखाना है। ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में आप गोस्ट की बात करेंगे, बैंको का गोस्ट, और थ्री विचेस की बात करेंगे। तो सिक्योर हिज थ्रोन ही ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ बैंको, अपने थ्रोन को बचाने के लिए क्या करते हैं, बैंको का मर्डर करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि थ्री विचेस ने यह भी बताया था कि बैंको के सक्सेसर्स भी किंग बनेंगे। तो इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बैंको की तरफ से इन्हें कोई खतरा हो। बैंको का सन रहता है जिसका नाम रहता है फ्लेंस, वो भाग जाता है बच के। ठीक है, मैकडफ की फैमिली, ऐसा बताया था थ्री विचेस ने कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि माँ की कोख से पैदा हुआ हो, माँ की कोख से इन द सेंस की जो नेचुरल तरीके से जिनका जन्म हुआ हो, ठीक है, वो कभी भी मैकबेथ को नहीं मार पाएगा। तो देखिए, पहले के टाइम में सीजेरियन पद्धति से बच्चों का जन्म नहीं होता था, पहले के टाइम में नेचुरली डिलीवरी होती थी, तो वहां पे सीजर एक टर्म आया है। ठीक है, यहाँ पे उस समय ये टर्म बहुत नया था, आज के टाइम में ये टर्म कोई नया नहीं है, लेकिन उस समय तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए ये बोला गया था हाफ रिफ्ट थे मैकडफ। ये बात किसी को पता नहीं थी, और इन्होंने कहा था कि अगर बर्नम का वुड अगर चल के आएगा तो ही कुछ हो सकता है, तो ही मैकबेथ को खतरा है। तो देखिए, दोनों बातें पॉसिबल नहीं थी, इस वजह से मैकबेथ एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि लेडी जो थ्री विचेस थी उनका क्या रोल। पहली बात तो वो देखिए, थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर और फ्यूचर किंग कह के मैकबेथ को संबोधित करती हैं। दूसरा उनका ये कहना रहता है कि बैंको जो है वो राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके डिसेंडेंट्स थ्रोन को इनहेरिट करेंगे। और तीसरा ये मतलब मैकबेथ को एक ट्रिकी वे बताती हैं कि उसे तब तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता जब तक कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि वेमेन से ना पैदा हुआ हो
और वो तब तक सेफ है जब तक कि बर्नम का वुड खुद चलकर कहाँ तक नहीं आएगा, डंसिनेट तक। ठीक है, डंसिनेट, ये इनके पैलेस का नाम है। तो ये सभी बातें इनको लगा कि ये सब तो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं, बैंकों को ये किल कर देते हो, मैकडफ की फैमिली को भी किल कर देते हैं और वो एक रूथलेस टायरेंट बन जाते हैं। धीरे धीरे देखिए इनका डाउनफॉल हो रहा है। वो एक अच्छे व्यक्ति थे लेकिन अब उनका डाउनफॉल होने लगा, वो रूथलेस टायरेंट बन जाते हैं। हिज फॉर्चून्स रिवर्स कंप्लीटली, हमने पढ़ा था रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ओके, फुलफिलिंग द एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीपेशिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होने लगता है। इन द फाइनल एक्ट ही रियलाइजेस द एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ एंड पावर। तो अब क्या होगा, पेरीपेशिया और एनोग्नोसिस। ठीक है, जो जितने भी पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए सारे आ रहे हैं, तो ये भी आपको इंक्लूड करना है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स इन आवर अपॉन द स्टेज। अब इन्हें लास्ट में आके ये रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो ये लाइन आ रही है एक्ट 5 सीन 5 में। ओके, जब इन्हें रियलाइज होता है कि ये जो इनकी लाइफ है ये क्या है, जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं ये बिल्कुल टोटल वेस्ट है जो इन्होंने किया है। ओके, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम सभी लोग एक प्लेयर की तरह हैं जिनका कुछ समय के लिए इस लाइफ में एक रोल है और इसके बाद हमारी डेथ हो जाती है एक शॉर्ट टाइम के बाद और फिर हमको सब भुला देते हैं। मतलब कि जो हमारे एम्बिशन हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो टाइम के आगे टोटली इनसिग्निफिकेंट हैं। ओके, उनका कहना है कि लाइफ जो है वो वॉकिंग शैडो, वॉकिंग शैडो मतलब इल्यूजनरी है, कोई रियलिटी नहीं है, ये शैडो है। ओके, और एक प्लूवर प्लेयर की तरह हमारा यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए एक रोल है इस दुनिया में और कुछ सालों के बाद हमारा रोल खत्म हो जाता है। स्टेज क्या है, स्टेज ये दुनिया, ये एक स्टेज है। ओके, तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आपको इंक्लूड करना है। लेडी मैकबेथ की जब डेथ हो जाती है, टुमारो 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 ये लाइन्स आती है, सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस recognition anagnosis highlights his despair and philosophical insight. The audience feels pity for a once great man destroyed by his own weakness। और जो ऑडियंस है वो भी इस व्यक्ति की, जो कि एक समय में बहुत अच्छा इंसान था, इसका डाउनफॉल देख के बहुत ज्यादा दुख महसूस करते हैं, पिटी और फियर फील करते हैं। तो पिटी और फियर वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया आपका, कैथारसिस। ओके, तो जिस तरह से आप देखिए तो जितने पॉइंट्स हमने पढ़े थे वो सारे इंक्लूड हो गए। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए कॉन्क्लूजन। सो नाउ वी कैन से 10 वर्ड आपको यूज करना है, 10 वर्ड यूज करना है टू कॉन्क्लूड, टू सम अप। इन सभी वर्ड्स को आप यूज करेंगे जब आप कॉन्क्लूजन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 10 या टू कॉन्क्लूड या इन कॉन्क्लूजन, इन सभी वर्ड्स को आप लिखेंगे। मैकबेथ परफेक्टली फिट्स द मॉडल ऑफ ए ट्रेजिक हीरो, ये आप हाइफन लगाएंगे क्योंकि ट्रेजिक हीरो का आप बता रहे कि क्या है ट्रेजिक हीरो। नोबल इन स्टेचर, फ्लॉर्ड बाय एम्बिशन, कॉन्शियस ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन एक्शंस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैकबेथ जो है वो परफेक्टली ट्रेजिक हीरो के कॉन्सेप्ट को, जो मॉडल है उसको, उसमें फिट बैठता है। पहला हमने बताया था नोबल होना चाहिए, फिर हमने देखा था कि उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए अपनी गलतियों के बारे में और उसके खुद के एक्शन उसकी ट्रेजेडी का कारण बनना चाहिए, उसके खुद के एक्शंस, ना कि फेट। ठीक है, मॉरल देखिए, ऑर्डर भी यहाँ पे रिस्टोर करते हैं। इनकी डेथ के बाद हम देखते हैं मॉरल ऑर्डर स्कॉटलैंड में रिस्टोर हो जाता है। बट इस जर्नी लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस। थ्रू मैकबेथ शेक्सपियर प्रेजेंट्स अ टाइमलेस वार्निंग अबाउट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। क्या है, क्या बता रहे हैं शेक्सपियर, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर एम्बिशंस है, ऐसी एम्बिशन जो कभी खत्म ही नहीं हो रही, जैसे हम सबके अंदर कुछ ना कुछ एम्बिशन होती है लेकिन वो एम्बिशन खत्म ही नहीं हो रही, अनचेक्ड है, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। और अगर हम मॉरल कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम सही और गलत में अंतर नहीं करते, हम कॉम्प्रोमाइज करते, तो उसका ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस भी हमें झेलना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये जो आंसर है ये लेंदी है, लगभग 400 वर्ड्स का ये आंसर है। आपको लिखना है 200 वर्ड का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम अगर कॉन्क्लूजन देखें तो आप इतना बस लिख दें तो भी कॉन्क्लूजन आपका हो सकता है, टू द पॉइंट है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे थ्रू मैकबेथ वाला ये पॉइंट भी आप बता सकते हैं, थ्रू मैकबेथ, यहाँ से लेके इस पॉइंट को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो बाकी के पॉइंट्स दिए हैं उन्हें भी आप शॉर्ट करेंगे। लेंदी आंसर इसलिए मैंने दिया क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं उसमें से आधा याद रहता है और आधा भूल जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट जो मैंने इंक्लूड किया है वो है एनॉग्नोसिस एंड पेरिपेशिया। ये नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आप ऐड हो सकते हैं, तो आपको सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप इसको प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। आपको देखिए करना ये है कि आंसर को आप लिखेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लें या प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि उससे आपको कुछ भी नहीं फायदा होगा जब तक आप लिखेंगे नहीं। एनॉग्नोसिस और पेरिपेशिया में काफी लोगों को कंफ्यूजन है, तो वो मैं समझा दे रही हूँ। एनॉग्नोसिस मतलब होता है रिकॉग्निशन और पेरिपेशिया होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ये दो एरिस्टोटेलियन ड्रामेटिक डिवाइसेस हैं जिसके कारण हम देखते हैं ट्रेजेडी का क्लाइमेक्स पार्ट आता है। साइमल्टेनियसली अगर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अक्सर साइमल्टेनियसली होगा। एनॉग्नोसिस क्या होता है? एनॉग्नोसिस मतलब होता है प्रोटोगोनिस्ट का सडन इंसाइट, अचानक से जो इसे रियलाइज होता है, या डिस्कवरी ऑफ ट्रू आइडेंटिटी, डिस्कवरी ऑफ ट्रू फैक्ट्स, ट्रू आइडेंटिटी जो होता है उसे हम बोलते हैं एनॉग्नोसिस, राइट। जबकि जो पेरिपेशिया है वो क्या होता है? पेरिपेशिया मतलब होता है रिजल्टिंग आयरोनिकल शिफ्ट फ्रॉम गुड फॉर्चून टू रूइन। मतलब र्यून मतलब क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। इसे हम क्या कह सकते हैं? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, राइट। तो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कब होता है? पहले रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ही होता है, पेरिपेशिया ही पहले होता है, जब मैकबेथ मर्डर कर देते हैं डंकन का, जिसके कारण वो एक नोबल थेन से एक पैनारॉइड टायरेंट हो जाता है। पैनारॉइड क्या होता है? जिसको हमेशा डर लगता रहता है। तो इन्हें हमेशा डर लगता है कि इनकी जो सत्ता है वो इनसे छिन सकती है, ये राजा नहीं बन पाएंगे। एनॉग्नोसिस क्या है? क्रिटिकल डिस्कवरी। कब ये डिस्कवर करते हैं? जब एक्ट 5 सीन 5 में मैंने अभी आपको बताया कि आउट ऑफ द ब्रीफ कैंडल का एक स्पीच होता है। इसके बाद इन्होंने लाइफ इज बट अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट सिग्निफाइज साउंड एंड फ्यूरी, ये वाली जो लाइन है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब स्पीच आते हैं, बहुत एक्ट 5 में बहुत अच्छे अच्छे स्पीच है, बहुत अच्छी अच्छी सलीकी है, यही इन्हें समझ में आता है कि इनके जो एक्शंस है वो टोटली फ्यूटाइल हैं और जिसके कारण इनका डाउनफॉल होता है। ओके, पेरिपेशिया को आप समझिए। पेरिपेशिया कैसे यहाँ पे पॉइंट्स है, जैसे मर्डर होता है डंकन का। इनिशियल हम देखते हैं मेजर रिवर्सल यही होता है जब मैकबेथ लॉयल सोल्जर से मर्डरर बन जाता है और वो केओस एंड पैरानोया की कंडीशन में आ जाता है। फिर हम देखते हैं बैंको का गोस्ट आता है। तो बैंक्वेट जो सीन होता है एक्ट 3 में, ये भी एक टर्निंग पॉइंट है जब मैकबेथ का कंट्रोल अब धीरे धीरे स्लिप होने लगता है और उसका जो फॉर्चून है वो रिवर्स होने लगता है, क्योंकि वो सिक्योर किंग से एक पैनरॉइड टायरेंट बन जाता है। वो हॉन्टेड पैनरॉइड टायरेंट बन जाता है क्योंकि अब उसके खुद की गिल्ड उसके सामने दिखने लगते हैं। फिर एक और पॉइंट होता है जो है बर्नम का वुड। तो हम देखते हैं एक्ट 5 में बर्नम का वुड जो है वो डंसिनेट तक आ रहा है। ये क्या दिखा रहा है? फिजिकल रिवर्सल ऑफ हिज सिक्योरिटी। उसे अब समझ में आ रहा है कि जो प्रोफेसी है उसने तो ट्रैप किया है। क्यों? बर्नम का वो चल के नहीं आता, जो सोल्जर्स हैं वो जो बड़े बड़े जो लॉक्स है उसे बांध के आ रहे थे एक सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसा लग रहा था जैसे बर्नम का वुड आ रहा है, जंगल आ रहा है। एनोग्नोसिस यहाँ पे कब होता है? जब यहाँ पे स्पीच होता है आई एम इन ब्लड स्टेप्ड इन सो फॉर। इन्हें रियलाइज होने लगता है कि ये पूरी तरह से ब्लड से भर चुके हैं। उनको रियलाइज होता है कि जो इनके एक्शंस है वो इरिवर्सिबल हैं। ओके, यहाँ पे एक स्पीच आता है नेपच्यून्स ब्लड वाला। ओके, और लेडी मैकबेथ का एक स्पीच होता है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया वाला। तो यहाँ पे लेडी मैकबेथ का तो पूछा नहीं गया है, तो आप मैकबेथ का स्पीच इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो इन्हें रियलाइज होता है कि जो इनका एक्शन है वो इरिवर्सिबल है और इन्हें अपने एक गिल्ड को छुपाने के लिए अब और भी बहुत सारे मर्डर करने हैं, जैसे मैकडब का इन्होंने मर्डर किया। फिर यहाँ पे देखिए एक सलिलिकी होती है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट 5 की है, सीन 5 की है। ये भी इन्हें रियलाइजेशन दिखाता है फ्यूटिलिटी ऑफ हिज एक्शंस को और इनकी लाइफ की मीनिंगलेस को भी ये दिखाता है। मैकडब का बर्थ क्या इन्हें पता चलता है, रिकॉग्निशन होता है इनको फाइनल सीन में, जहां पे मैकबेथ को ये पता चलता है कि जो मैकडब है इनका जन्म कैसे हुआ है। ही वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वूम अनटाइमली रिप्ड, अनटाइमली इन्हें रिप किया गया था। तो यहां से भी इनको समझ में आता है कि विचेस ने इनको मिसलीड कर दिया था। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। आज की क्लास पहली क्लास थी ड्रामा की, जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि आपको ड्रामा कैसे तैयार करना है, आपको पिछले नोट्स पढ़ने हैं, आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, आपको कोटेशंस लिखनी है, कैरेक्टर्स लिखने हैं और आपको आंसर लिखने से पहले इन सभी को रिवाइज करना और फिर लिखना है। ठीक है, प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके आंसर का, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखें।
तो तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है। ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन में आप गलती नहीं करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और कोटेशन को जब आप लिखेंगे तो आप कोशिश करें कि ब्लैक पेन का यूज करें। ब्लैक पेन का यूज मैं इसलिए करने को बोल रही हूँ ताकि आपकी जो भी कोटेशंस लिखे वो हाईलाइट हो सकें। आप में से कुछ लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप अभी स्पीड पे काम ही नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोग डॉर्मेंट सिचुएशन में हैं, तो उस डॉर्मेंट मोड से बाहर आइए और आंसर लिखिए। बहुत ज्यादा बड़े आंसर आपको लिखने ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का आंसर लिखना है आपको। तो एक टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि एक सही वक्त आएगा फिर आप पढ़ेंगे तो देखिए फिर वो सही वक्त कभी नहीं आएगा। तो दिस इज द टाइम नाउ, you have to do the preparation, you have to write, you have to practice आंसर राइटिंग। आप में से जिसे भी गाइडेंस चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका होमवर्क ये है कि जो आपको आंसर आज मिला उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और उसको आप लिख के टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।